हाँ तो प्यारे बच्चों, आज से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मेरे पास जो नीट वाले बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि आप क्वेश्चंस या टॉपिक तो वगैरह तो पढ़ लेते हैं, मगर आपको जो आपके अनसॉल्व में क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं उनको करने में कभी कभी डाउट्स रह जाते हैं, सर ने ये कैसे सॉल्व कर दिया। तो मैंने उन बच्चों के लिए, नीट वालों के लिए, IIT वाला भी देख सकता है, कोई इंटर 11 की क्लास का है तो वो बच्चा भी इस लेक्चर को अटेंड करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है, क्योंकि वही बच्चे आगे चल के कंपटीशन्स को देंगे। और अगर अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं आगे आपको कंपटीशन में काफ़ी आराम रहेगा, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। मगर जो बच्चे नीट और IIT की अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं अभी राय दूंगा कि मेरे इस लेक्चर्स को टोटल अपना आप देखें और अपने बेस को मजबूत करें। तो आज जो मेरा पहला टॉपिक मैं चालू करने वाला हूं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। मैं एक लेक्चर में 7 से 8 जितने भी क्वेश्चंस मुझे लगेगा मैं सॉल्व कराऊंगा, और ये जितने क्वेश्चंस हैं भाई साहब मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं नीट के अभी। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन आज का है वो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीनियर शेप। मतलब मेरे को उसमें से बताना है कि किसके पास लीनियर शेप है। तो भाई लीनियर शेप के लिए मेरे पास जो हाइब्रिडाइजेशन चाहिए वो मेरे को sp चाहिए, विदाउट लोन पेयर। अगर विदाउट लोन पेयर कहीं पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp आता है तो उसका शेप क्या होता है, लीनियर होता है। ज्योमेट्री उसने नहीं पूछी, उसने क्या पूछा है, शेप पूछा है। तो मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ। मेरे पास पहला मॉलिक्यूल ओजोन का दिया है, तो कुछ आपकी मेमोरी में होगा कि ओजोन मेरे पास O डबल बॉन्ड O, और इस तरह से मैं बनाता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अगर आप ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 में 2 यहाँ चला गया, 6 में 2 यहाँ चला गया और 2 बच गया। सबसे पहला मेरा काम है कि सेंटर वाले एटम पर मैं निकालता हूँ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास जो सेंटर वाला एटम है, अगर मैं इस पर बॉन्ड पेयर निकालूंगा तो बॉन्ड पेयर में केवल सिग्मा बॉन्ड गिनने होते हैं। केवल कौन से बॉन्ड गिनने, सिग्मा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक इधर एक इधर, तो 2 बॉन्ड पेयर हैं। और लोन पेयर भी यहाँ पर आपके पास 1 आ रहा है, इस वजह से टोटलिंग मेरे पास 3 हो गई। और अगर मेरे पास इस सेंटर एटम पे टोटलिंग 3 हो गई तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मेरे पास sp2 हो गया। और एक लोन पेयर भी है, इस वजह से ओजोन का जो आपका शेप होता है वो बेंड शेप का होता है, इस वजह से ये लीनियर नहीं हो सकता। दूसरा मेरे पास क्या दे रखा है, NO2 माइनस दे रखा है। NO2 बनाना है मगर एक माइनस देना है, तो मैंने N करा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5। तो एक माइनस लग गया, तो वो माइनस मैंने N को दे करके उसके कर दिए 6। मतलब नाइट्रोजन के पास 6 हो गए। तो एक डबल बॉन्ड इधर बना लेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। और देखिए 2 नाइट्रोजन के यहाँ खर्च हो गए, 2 यहाँ खर्च हो गए। मैंने कहा इस माइनस की वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, इस वजह से एक लोन पेयर यहाँ पर भी बच गया। तो यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड पेयर गिनूंगा केवल सिग्मा बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड पेयर और यहाँ पर भी एक लोन पेयर। तो यहाँ पर भी वही स्थिति बन गई, यहाँ का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया मगर एक लोन पेयर भी है, तो ये बेंड शेप का ये भी जाएगा। ठीक है, SO2 में आ जाओ। SO2 में कहीं कोई चार्ज नहीं दिया, ठीक है, मगर सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 हैं, तो S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड उधर बना लिया। देखिए सल्फर के होते तो 6 हैं मगर इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए मेरे पास कितने, 4, तो 2 बच गए। देखिए वो स्थिति फिर से यहाँ पर आ गई, बॉन्ड पेयर 2। मैंने कहा बॉन्ड पेयर में केवल सिग्मा गिनने, पाई नहीं गिनने हैं। सिग्मा का मतलब सिंगल वाला गिनना, डबल वाला नहीं गिनना है। और लोन पेयर भी मेरे पास आ गया 1, टोटलिंग 3। लो भैया यहाँ पर भी बन गया sp2, यहाँ पर भी sp2, तो यहाँ पर विद लोन पेयर। इन तीनों में से मेरा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं, लीनियर शेप किसी का नहीं है। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, मेरे पास जगह कम है। अब मैं लास्ट वाला, चूंकि इन 3 में से मेरा कोई ऑप्शन नहीं निकला तो 100% श्योर है लास्ट वाला होगा, मगर फिर भी मैं उसे चेक करके दिखाऊंगा कैसे होगा। नाइट्रोजन पे NO2 पे आपका प्लस लगा हुआ है, पहले बताइए प्लस चार्ज है, ठीक है। अब प्लस चार्ज का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कम कर लिया गया है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 होते हैं, 5 में से मैंने 1 कम कर लिया, कितने बचे, 4 बचे। कितने बचे, 4। नाइट्रोजन के पास 4 हैं, तो N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। देखिए नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बताए थे प्लस की वजह से,
चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, 2 यहाँ इस्तेमाल हो गए और 2 यहाँ इस्तेमाल हो गए। पूरे पे मैं चार्ज लगाना चाहूँगा पॉजिटिव चार्ज, या प्लस को n पर भी लगा सकते हैं। मैं सिग्मा गिन देता हूँ यहाँ पर, यानी कि बॉन्ड पेयर गिन देता हूँ। एक सिग्मा यहाँ, ये भी सिग्मा है, तो 2 बॉन्ड पेयर। नाइट्रोजन के पास कुछ बचा तो है नहीं, तो लोन पेयर 0 हो गया, टोटलिंग 2 हो गई। टोटलिंग आ गई 2, 2 का मतलब होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। और अगर sp है, अगर sp और लोन पेयर नहीं है तो भैया ये जो शेप बनेगा वो लीनियर शेप होगा, और यहीं का ही बॉन्ड एंगल कितना होगा 180। अब सुनिए, एक क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, इसमें ये भी पूछ सकता था इन सब में कौन कौन से आइसो स्ट्रक्चरल हैं। इन सब में, इसी के आगे एक्सटेंड कर देते हैं क्वेश्चन को हम लोग अभी से ही, इन सब में कौन कौन से आइसो स्ट्रक्चरल हैं। तो जिनके जिनके पास सेंटर वाले एटम पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इक्वल होगा, जिनके जिनके सेंटर वाले एटम पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर इक्वल होगा, वो सब के सब आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही बेंड शेप के बनते हैं। लोन पेयर भी सबके पास एक ही था, तो ये सब के सब क्या थे, आइसो स्ट्रक्चरल। इसमें से पूछ सकता था बताओ इन सब में किसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम है। तो देखो पहला वाला बेंड शेप का था, दूसरा भी बेंड शेप का था, तीसरा भी बेंड शेप का था। और बेंड शेप वाले में बॉन्ड एंगल 180 वाले से तो कम ही होगा ना भाई। बेंड शेप वाले में बॉन्ड एंगल कम होगा, 180 वाला मतलब लीनियर वाला वो ज़्यादा होगा। इन तीनों में पूछ सकता था क्वेश्चन कि इनके बताओ किनके किनके बॉन्ड एंगल नियर अबाउट सेम है। तो इन तीनों के बॉन्ड एंगल क्या है, सेम है। इसमें पूछ सकता था बताओ किसमें किसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो इन तीनों के हाइब्रिडाइजेशन आपके क्या इक्वल हैं, इस वाले का इक्वल है। ये भी पूछ सकता था बताओ इसमें से किसका हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। तो हम बोलते हैं NO2 प्लस का चूंकि sp है और बाकी तीनों का sp2 है। तो मेरे साथ जुड़ करके ये सोचने की कोशिश करिए कि वो एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन और तैयार कर सकता है। एक क्वेश्चन के पीछे मत भागिए कि यही पूछा गया मैं यही लगाऊंगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। आपसे एक क्वेश्चन, दिमाग को ग्रोथ करिए, क्वेश्चन ग्रोथ करने से कुछ नहीं होगा। आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आता हूं अपने। अब देखिए मेरे सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूं और उसमें भी और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी बताऊंगा, ठीक है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये नीट के क्वेश्चंस हैं। ये आप नीट का अगर आपके पास अनसॉल्व हो तो आप चेक कर लीजिएगा जाके कि ये क्वेश्चन नीट के हैं, केमिकल बॉन्डिंग के हैं। तो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे पास 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन दे रखे हैं, sp2, sp और sp3, और पूछ रहा है बताओ इन सब में अगर मान लो किसी एटम पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, अगर किसी एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और किसी एटम पर सेम एटम पे होना चाहिए, मान लो पहला कार्बन है, दूसरा भी कार्बन है, तो तीसरा भी कार्बन है, उसको बताना चाहिए था इस बात को। इस क्वेश्चन पेपर को सेट करने लोगों को बताना चाहिए था कि ये सेम एटम पर है, ठीक है, तीनों कार्बन पर हो या तीनों N पर हो, ठीक है, तभी क्वेश्चन करेक्ट माना जाएगा। अब सुनिए, मेरे पास जिस एटम पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर मैं यहाँ पर s और p ऑर्बिटल्स का परसेंटेज निकालूं तो चूंकि दोनों बराबर हैं तो s का निकलेगा 50% और मेरे पास p का भी निकलेगा 50%, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। s और p वाले में sp हाइब्रिडाइजेशन में s का होता है करेक्टर 50% और p का भी होता है 50%। अगर किसी एटम पर a पर sp2 है तो यहाँ s हो जाता है 33.3 और p हो जाता है 66.6 नियर अबाउट, ठीक है, परसेंटेज में है। अगर मेरे पास किसी एटम a पर sp3 है तो जो कि उसका 3 टाइम्स है तो s होता है 25% और जो p होता है वो होता है 75%। तो अब आपके लिए जानकारी क्या है, अगर किसी एटम पर s परसेंटेज बढ़ता है, अगर किसी एटम पर s परसेंटेज बढ़ता है तो वो एटम हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये तो बात हो गई रटने वाली। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जो s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है, ज़्यादा नियर होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करता है। तो एक बात दिमाग रखिएगा कि अगर आपको एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है तो s परसेंटेज बढ़ने के साथ पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। तो देखो भाई, जिस एटम पर sp होगा
उसमें s परसेंटेज ज़्यादा होगा तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस एटम पर sp3 होगा उस पर s करेक्टर काफ़ी कम होगा। अगर s करेक्टर कम होगा तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए भाई यहाँ पर सबसे अच्छा ऑर्डर लिखा है, बी ऑप्शन आपका परफेक्ट है। सब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है, सबसे ज़्यादा sp वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, sp2, उससे कम कौन होगा, sp3। ये क्वेश्चन और कैसे दे सकता था, बता दो भाई इसमें किसमें s का करेक्टर मैक्सिमम है और किसमें p का करेक्टर मैक्सिमम है। तो sp वाले में s का ज़्यादा है और sp3 वाले में p का ज़्यादा है। बना लीजिए फटाफट इसको जल्दी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, लिखा है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स। कह रहा है मेरे पास अगर कोई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसमें s परसेंटेज कितना करेक्टर होता है। कह रहा है 1/4% s करेक्टर होता है पूरे का, टोटल का 1/4, फिर कह रहा है टोटल का 1/2, टोटल का 1/3, टोटल का 2/3। कैसे निकालेंगे, पहले बताओ sp3 में टोटल ऑर्बिटल्स आपके 4 हैं, कितने हैं, 4 है, मतलब टोटलिंग 4 है। उस 4 में ही बेटा s कितना है, 1, उस 4 में s कितना है, 1। तो भैया पूरे में से आउट ऑफ 1, जैसे हम लोग नंबर देते हैं अपने कि 100 में आप 90 लेके आए तो 4 में टोटल 4 समझ में आ रहे हैं, तो उस 4 में 1 बेटा किसका है, s का। तो ये बेटा हो गया s का करेक्टर। अगर पूछता p का करेक्टर तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, 4 हैं, उसमें p कितने हैं बेटा, 3, तो वो होता है 3/4 और दोनों को जोड़ के मेरे पास वैल्यू कितनी आती, 1। तो इस क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता था कि मेरे पास बताओ भाई p का करेक्टर है कितना आपका p का करेक्टर है। इसी तरह से आपका sp2 का पूछ सकता था। अगर मेरे को पूछता है sp2 में तो टोटल बताओ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3 है ना, उसमें से s कितना है, 1, तो 1/3 s का है और 2/3 जो है वो मेरे पास कितना है, p का है। अगर मेरे पास यही क्वेश्चन sp का होता, किसका होता, sp का, तो टोटल ऑर्बिटल्स मिला के कितने हैं, 2, उसमें एक s का एक p का, यानी 1/2, यानी आधा s है और आधा मेरे पास क्या है, p है। फटाफट बना लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोस्ट्रक्चरल। मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स के पेयर दे रखे हैं, ठीक है ना, मेरे पास उसने 2 मॉलिक्यूल्स के क्या दे रखे हैं, पेयर दे रखे हैं, और पूछ रहा है बताओ कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल पेयर है। तो मैं बता दूं जिसके भी सेंट्रल एटम पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या इक्वल हो गई तो वो आइसोस्ट्रक्चरल भी होंगे, उनके शेप भी सिमिलर होंगे। तो मैं चेक करता हूँ, पहला मॉलिक्यूल मेरे पास XeF2 है, जेनॉन इनर्ट गैस होता है, मैं इसके सेंटर पे BPLP चेक कर रहा हूँ, जेनॉन इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन यहाँ लगे हैं इस तरह से, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बेटा यहाँ खर्च हो गए, तो बचे 6 का मतलब होता है 3 लोन पेयर, तो यहाँ बॉन्ड पेयर 2 हैं और लोन पेयर 3 हैं, टोटलिंग यहाँ पे कितनी आ रही, 5। अब अगर इसमें भी सेंटर वाले पर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर निकल ही आए तो बेटा ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएंगे। अब देखिए इसका ड्रा करना है, आयोडीन है, 2F लगे हैं, चार्ज एक क्या लगा रखा है, माइनस। आयोडीन हेलोजन होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 7, और जब लग गया माइनस चार्ज तो 7 से कितने हो गए, 8, मतलब आयोडीन के पास इस समय कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए, अगर यही होता IF2+ तो आयोडीन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, अभी फिलहाल 8 हैं, 2F लगा लिए मैंने। अब बताइए आयोडीन के पास इस माइनस के चक्कर में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो यहाँ खर्च हो गए, बच गया 6, तो 2 4 2 6 पूरे में मैंने लगा लिया नेगेटिव चार्ज। अब बताइए इसका जो बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कितने हैं, 3, तो देखिए बिल्कुल इक्वल आ गया इन दोनों में, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। इसी तरह से फिलहाल यही ऑप्शन मेरे पास सही हो गया, ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। अगर इसी तरह से मैं चाहूँ तो आगे भी चेक कर सकता हूँ, केवल मेरे को क्या चेक करना है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अगर 2 मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर BP मतलब बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा, ठीक है, और लोन पेयर की संख्या इक्वल होती है तो वो आइसोस्ट्रक्चरल होंगे, उनके शेप भी क्या होंगे, सिमिलर। इनमें ऐसे ही पूछ सकता था बताओ इनमें से किसके किसके शेप सिमिलर हैं। बना लीजिए फटाफट इसको क्वेश्चन पॉज करके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द
सॉल्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, करा इन मॉलिक्यूल्स में से किसमें कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा सॉल्ट है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कहीं पर अगर दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड हो, अगर कहीं पर दो एटम के बीच डबल बॉन्ड हो, या कहीं पर दो एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो मैं बता दूं जैसे जैसे बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाती है, मतलब सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, तो दोनों एटम एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं, क्योंकि उनके बीच जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा क्या हो जाए, बढ़ जाएगा। जितना एटम्स के बीच बॉन्ड बनेंगे, एटम्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और एटम्स के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कुल मिला के ये जो बॉन्ड लेंथ है ये बड़ी होगी, ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, और ये बॉन्ड लेंथ मेरे पास सबसे छोटी हो जाएगी। तो मैं इन चारों में से उस मॉलिक्यूल को ढूंढूंगा। भाई कार्बन में दो कार्बन के बीच, ये जितने भी मॉलिक्यूल लिखे हैं सब में कार्बन है, तो कार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर कार्बन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा वहाँ पर सॉल्टिश हो जाएगी। तो भाई बेंजीन के स्ट्रक्चर में तो डबल बॉन्ड होते हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर में तो डबल बॉन्ड, इसमें तो नहीं है ट्रिपल बॉन्ड। एथीन, ईन का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी नहीं है। एथाइन का मतलब क्या हो गया, एसिटिलीन गैस हो गया एथाइन। तो आप देख सकते हैं इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्टेस्ट होती, ठीक है। अगर वो पूछता लॉन्गेस्ट, अगर वो पूछता लॉन्गेस्ट, मैं ढूंढता सिंगल बॉन्ड वाला मोस्टली। तो एथेन लिखा है, एथेन में दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड आता है। तो अगर वो सॉल्टेस्ट के बदले अगर वो लॉन्गेस्ट कहता तो मेरा ऑप्शन सी के बदले क्या सही हो जाता है, डी। तो उम्मीद है आज के मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे, और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से केमिकल बॉन्डिंग के ही ऐसे 5-6 करके क्वेश्चन ले आऊँगा, और ऐसे करके पूरा प्रयास करूँगा कि आपको केमिकल बॉन्डिंग का पूरा सोल्यूशन दे दूं। जब केमिकल बॉन्डिंग का सोल्यूशन मेरा खत्म होगा तो फिर मेरा किसी नेक्स्ट टॉपिक का सोल्यूशन इसी तरह से चालू हो जाएगा। तो जिन बच्चों को नीट के, आईटी के, मेंस के, एडवांस के पेपर में कन्फ्यूज़न रहता है कैसे सॉल्व करें, वो मेरे इस पूरे सीरीज़ को लेकर के कंप्लीट करके अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर द लेक्चर।